नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 22 जून 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज डिस्कस करने वाले हैं, तो भैया एनडीए ने मतलब जो रूलिंग बीजेपी पार्टी है, उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट किया है द्रौपदी मुर्मू को। और ओवरऑल अपोजिशन के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो है यशवंत सिन्हा साहब। यशवंत सिन्हा साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है। द्रौपदी मुर्मू जी भी एक पॉलिटिशियन है, बट ये ट्राइबल बैकग्राउंड से है, उतनी बड़ी पॉलिटिशियन नहीं है जितने यशवंत सिन्हा साहब हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जो बीजेपी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, इसके प्रति अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का ज्यादा सपोर्ट जाने वाला है। इस न्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। फिर यूएस और ईरान एक टेंस सी इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। पर्शियन गल्फ में रिसेंटली कुछ हुआ है और इस कंटेक्स्ट में ईरान किस प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, इस बात को लेकर एक न्यूज है, इसको देखेंगे। फिर यूक्रेन को कैंडिडेट स्टेटस मिलने वाला है। आगे आने वाले कुछ 4-5 सालों में हो सकता है यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए। तो अभी पहले कैंडिडेट स्टेटस दिया जाएगा, उसके बाद निगोसिएशंस होंगे, उसके बाद फुल टाइम मेंबर। इस न्यूज को समझेंगे। फिर फेसबुक और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक डील साइन की है, कोर्ट ब्रोकर डील साइन की है, जिसमें फेसबुक डिस्क्रिमिनेटरी हाउसिंग एक्ट नहीं सर्व करेगा। क्या करता है, जो फेसबुक की एल्गोरिदम है ना, वो क्या करती है कि हाउसिंग एड्स जो है वो गलत तरीके से टारगेट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो व्हाइट के घर है वो व्हाइट वालों के बगल में ही होंगे, उस कॉलोनी में कोई ब्लैक नहीं होना चाहिए। समझ गए भाई। धर्म के हिसाब से हाउसिंग कॉलोनीज में आप कह लो घर बेचे जा रहे हैं। तो बेसिकली जिस प्रकार से जो हाउसिंग एड्स चलाए जा रहे हैं यूएस के मार्केट में, इसकी मेथोडोलॉजी, इसकी एल्गोरिदम के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, इसको समझेंगे। फिर भाई मालदीव्स में एक योगा डे इवेंट के दिन मॉर्ब ने इसको स्टॉर्म किया। ओवरऑल काफी मतलब बवाल मचाया गया। योगा इवेंट हो रहा था, जो इंडियन एम्बेसी है मालदीव वो उसको ऑर्गेनाइज कर रही थी, मालदीवियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, और बीच में एकदम से मॉर्ब आया, तोड़फोड़ मचाने लगा। ऐसा बताया जा रहा था कि अपोजिशन पार्टी का किया हुआ है, इसको देखेंगे। और आसाम बन गया 36वां स्टेट जिसने इंप्लीमेंट किया है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो इतनी न्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का नीचे दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ और लेक्चर की नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। हो सके दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। दोनों ही ऑप्शंस आपको लाइक बटन के बगल में मिल जाएंगे। लाइक बटन जरूर दबाइएगा वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, यूट्यूब की एल्गोरिदम में और प्रमोशन के लिए। चलिए वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, प्रिशिएंट। क्या मतलब होता है इसका? नोइंग और अपेयरिंग टू हैव नॉलेज अबाउट इवेंट्स बिफोर दे टेक प्लेस। प्रिशिएंट मतलब कि जो इवेंट्स होने वाले हैं उससे पहले आपको पता है कि वो इवेंट्स होने वाले हैं, इसको आप बोलते हो प्रिशिएंट। ठीक ना, घटना की पूर्व जानकारी, भविष्यदर्शी। चलिए पहली न्यूज यहाँ पे राइट साइड में आपको नजर आ रही है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इनको चुना है एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और अपोजिशन ने चुना है यशवंत सिन्हा को। ओके, अगर आप बात करें द्रौपदी मुर्मू जी की, तो ये पहले झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं, ओडिशा की हैं ये। और आप कह सकते हैं कि अगर ये प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो शी विल बी द फर्स्ट ट्राइबल वुमन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपोजिशन ने डिक्लेयर किया है कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को। खैर अपोजिशन में काफी बवाल हुआ। पहले तो बात की कि एनसीपी के जो सुप्रीमो है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार, ये बनेंगे प्रेसिडेंट। फिर बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के फारूक अब्दुल्ला, ये बनेंगे प्रेसिडेंट। फिर जो गांधी जी के ग्रैंडसन है गोपाल कृष्ण गांधी, ये बनेंगे प्रेसिडेंट। इन सब ने मना कर दिया। आखिरी में गोपाल कृष्ण गांधी जी ने भी बोल दिया कि एक ऐसा कैंडिडेट चुनिए जो ओवरऑल सभी पार्टी में उसके प्रति एक्सेप्टेबिलिटी हो। गोपाल कृष्ण गांधी जी चूंकि गांधी जी के वंशज हैं, तो ओवरऑल एक मॉरल उनका क्लेम बन रहा था। इस बात को लेके गोपाल कृष्ण गांधी जी स्टेप डाउन कर दिया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। क्योंकि देखिए, जो इंसान गांधी जी की फैमिली के साथ एसोसिएटेड है वो इस प्रकार के पॉलिटिक्स में ना ही इन्वॉल्व हो तो बेटर है। क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन प्रेसिडेंट की सीट पे एक ऐसा इंसान लाना चाहता है जो कि बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सके, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व है ही। तो गांधी जी की फैमिली का कोई इसमें इन्वॉल्व नजर आएगा तो अच्छी बात नहीं है। फिलहाल के लिए अभी कोई वो प्रॉब्लम नहीं बची है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी की तरफ से है आपकी द्रौपदी मुर्मू जी, और अपोजिशन की तरफ से, कंबाइंड अपोजिशन की तरफ से यशवंत सिन्हा साहब। अब ओवरऑल ये जो द्रौपदी मुर्मू जी को चुनने का डिसीजन है, ये बीजेपी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया। इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक मेंबर है। और मेंबर्स इसमें कौन कौन है, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, और रोड और हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब हैं, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी, और बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष साहब भी। तो इतने लोग हैं, सबने मिल के यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी को चुना। ये पहले टीचर रह चुकी हैं, बाद में पॉलिटिक्स में गई, फिर काउंसलर बनी, फिर एमएलए बनी, फिर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री बनी। 2007 में उनको नीलकंठ अवार्ड मिल चुका है बेस्ट एमएलए के लिए। 2015 से 21 के बीच में झारखंड की गवर्नर भी थी। यशवंत सिन्हा जी की बात की जाए
तो 84 साल के हैं ये, पहले आईएएस ऑफिसर थे, बाद में एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। इस समय पे यशवंत सिन्हा साहब कहां पे हैं? तो ये तृणमूल कांग्रेस में, पहले ये बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे। हालांकि इन दोनों ही नामों के अनाउंसमेंट के बाद एक चीज क्लियर हो गई है कि ज्यादा चांसेस द्रौपदी मुर्मू जी के हैं बनने के, क्योंकि ये पहली आदिवासी कैंडिडेट है। तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, बीजू जनता दल, वो द्रौपदी मुर्मू को ही सपोर्ट करेंगी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, जिस पे बटू प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है भाई, आसाम बन गया है 36वां राज्य टू इंप्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो आसाम हैज बीन द 36th स्टेट टू इंप्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ओके, तो अगर देखा जाए तो ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, इसने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर बहुत सारे लोगों तक मदद पहुंचाई है। ओके, 80 करोड़ बेनिफिशियरीज को इसने कवर किया है सिंस अगस्त 2019। जी हाँ, कोरोना के आने से पहले ही वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को शुरू किया गया था, इसको डिजाइन किया गया था। काम क्या है इस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का, कि भाई अगर आप एनएफएसए की बेनिफिशियरी हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने होम स्टेट में है कि नहीं है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, आप अपने राशन कार्ड के थ्रू कहीं पे भी सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन ले सकते हो। चाहे वो फूड ग्रेन आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एनएफएसए के अंदर ले रहे हो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, चाहे आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर ले रहे हो। अगस्त 2019 से लेकर अब तक 71 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हुए। पोर्टेबल ट्रांजैक्शंस मतलब कि एक इंडिविजुअल जिसको जिस स्टेट में राशन कार्ड इशू हुआ है, वो उस स्टेट के बजाय किसी और स्टेट में, और वहां पे उसने राशन लिया हो। इस 71 करोड़ ट्रांजैक्शंस में से 43.6 करोड़ ट्रांजैक्शंस एनएफएसए स्कीम के अंदर हुए हैं और 27.8 करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर हुए हैं। जब आप बोलोगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है, मार्च 2020 में जब कोविड-19 फैलना शुरू हुआ, उस समय पे फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स, राइस, व्हीट एनएफएसए के बेनिफिशियरीज को बांटने के लिए, कोविड-19 से जो एसोसिएटेड भूख है, प्यास है, इससे बचने के लिए ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी। लगभग 64 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हुए हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर कोविड पीरियड में। ओके, और लगभग 36,000 करोड़ की फूड सब्सिडी दी गई है ओवरऑल इस कोविड पीरियड के बाद थ्रू दिस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इसमें दोनों फिगर्स मिले हुए हैं, आपका एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और पीएमजीकेएवाई मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इन दोनों के फिगर्स मिले हुए हैं। अभी के लिए देखा जाए तो ऑन एन एवरेज हर महीने 3 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजैक्शंस होते हैं एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई मिला के। और वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए एक मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई गई है ताकि इस प्लान को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। इस मोबाइल ऐप में इंफॉर्मेशन 13 भाषाओं में अवेलेबल है, 20 लाख बार इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी किया गया है, जिस पेपर 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन फूड सिक्योरिटी में आपको चीज काम आएगी। सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे यह है कि ओवरऑल स्मार्टफोन यूजेज ये जो गरीब तबका है इसमें थोड़ी कम है, उसके बावजूद भी वन नेशन वन राशन कार्ड की जो मेरा राशन स्कीम है, इसको अच्छी खासी बार लाखों की तादाद में डाउनलोड किया जा रहा है। मतलब धीरे धीरे लोग टेक्नोलॉजी की मदद से भी इस स्कीम का बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पेपर 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी में न्यूज आपको काम आई। फिर अगली न्यूज ये कि मालदीव्स में हो रहा था योगा इवेंट और इसको मॉब ने टेम्परेरी डिस्टर्ब। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे है, आपको पता है। अब मालदीव्स के नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में एक एंग्री मॉब घुस गया और योगा डे इवेंट के ऊपर उसने अटैक कर दिया। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा था इंडियन हाई कमीशन और मालदीव्स की सरकार। एकदम से कंट्री की पुलिस फोर्स वहां पे पहुंची, मॉब को पीछे ढकेला गया। जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, इन्होंने बोला है कि दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। इसमें एक इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च की गई है। क्या हुआ यहाँ पे गलोलहू स्टेडियम में, इसके बारे में पता करने की कोशिश की जाए। गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स ने इसको स्ट्रांगली कंडेम्ड किया है। ये मॉब वायलेंस, एक्ट ऑफ वायलेंस बिल्कुल भी सही नहीं है, यह बोला है मालदीव्स की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने। मैं आपको बता दूं मालदीव्स के अंदर एक इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है। इस इंडिया आउट कैंपेन को अपोजिशन के जो लीडर है ना, फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन, ये चला रहे हैं। और जो मालदीव्स पुलिस सर्विस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की है, उससे पता चला है कि जो मॉब अटैकर्स हैं, इनके पास कुछ ऐसे सामान मिले हैं जो कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस के हो सकते हैं। जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ द मालदीव्स, उसने ओवरऑल शायद इस वायलेंट मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करवाया और इस इवेंट में ब्लॉकेज डालने की कोशिश की, वायलेंस करने की कोशिश की। इस प्रकार की कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। मैं आपको बता दूं मालदीव्स की जो मेजॉरिटी जनता है वो इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। उनका ये मानना है, मतलब उनके एक बहुत बड़े तबके का ये मानना है, उनका तो नहीं मानना है
क्योंकि ज्यादातर आप लोग देखिए पीसफुली होते हैं, बट बहुत से लोग मालदीव में इस विचारधारा को फॉलो करते हैं कि जो योगा है ये एक हिंदू प्रैक्टिस है, और एक हिंदू प्रैक्टिस में मुस्लिम्स को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये एक विचारधारा यहाँ पे निकल के आ रही है। कितने लोग इस विचारधारा को मानते हैं? कम ही लोग मानते होंगे। अभी इस समय पे ऑफिशियली मालदीव की सरकार तो देखो ऐसा नहीं मानती। ये जो इंटरनेशनल योगा डे है ये 21 जून को मनाया जाता है, 2014 से इसको मनाया जा रहा है। 177 कंट्रीज ने इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था कि भाई 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा करिए, ठीक है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को ही क्यों बोला गया, ये बताओ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। चलो आप मुझे ये बताइए, व्हाई इज 21 जून एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, क्या ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है 21 जून की ऐसी कि इस दिन इसको इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बताया गया? चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हम बात करते हैं मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन की। देखिए पिछले 3 सालों से मालदीव प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मालदीव के अंदर एक इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है जिसको बहुत से लोग सपोर्ट भी करते हैं। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी इंडियन आउट कैंपेन को सपोर्ट कर रही है बहुत प्रो चाइना है। तो ओवरऑल अपोजिशन का ये बोलना है कि जो सोली की सरकार है ये भारत सरकार के साथ रिश्ते अच्छे कर रही है, भारतीय फौजियों को मालदीव की धरती पे बुला रही है, मालदीव की सोवरेनिटी को हर्ट कर रही है, इस प्रकार की बातें बोल रहा है अपोजिशन। कौन बोल रहा है? फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, इंडिया आउट कैंपेन को। जब ये राष्ट्रपति थे तब ये बहुत हद तक प्रो चाइना थे, और अब ऑब्वियस सी बात है ये अपोजिशन में है, तो मोहम्मद सोली बहुत हद तक प्रो इंडिया है। हालांकि मोहम्मद सोली ने चाइना के साथ भी अपने रिश्ते बना के रखे हैं, ऐसा नहीं कि रिश्ते तोड़ दिए। अभी रिसेंटली देखा जाए तो इंडिया को बहुत अच्छे ब्रेक थ्रूज मिले हैं मालदीव के अंदर। मालदीव के अंदर उथुरा थिला फल्फू ये हार्बर डेवलपमेंट डील इंडिया ने मालदीव के साथ साइन की फरवरी 2021 में। न्यू दिल्ली मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर के डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहा है। मालदीव डिफेंस फोर्सेस को ट्रेनिंग भी दे रहा है, कुछ डिफेंस इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा तबका है मालदीव में जो कि एक एंटी इंडिया कैंपेन चला रहा है। चीज पेपर 3 इंडियन नेबरहुड रिलेशन में न्यूज आपको कहां भाई। फिर रिसेंटली टेंस इंसिडेंट हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन देख लीजिए, ऊपर ईरान, नीचे सऊदी अरेबिया यूएई, यहां पे कहीं पे है आपका दुबई, इधर है कतर, इधर है आपका पर्शियन गल्फ, और पर्शियन गल्फ और इस तरफ गल्फ ऑफ ओमान आपका अरेबियन सी का पार्ट है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाली पानी की बॉडी है, इसको आप बोलते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भाई इराक तेल और गैस पैदा करता है, कुवैत तेल और गैस पैदा करता है, ईरान कोल और गैस पैदा करता है, सऊदी अरेबिया पैदा करता है, कतर पैदा करता है, यूएई पैदा करता है। जितनी भी तेल और गैस है ना वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के पूरी दुनिया में जाती है, क्योंकि यही एक अकेला सी का एक्सेस है ओपन ओशन का। तो इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इंडियन वेसल्स, यूएस वेसल्स यहां पे घूमते रहते हैं। अब यूएस नेवी का एक वॉरशिप यहां से गुजर रहा था, इसकी तरफ आया एक ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड की स्पीड बोट, एक प्रकार का स्टैंड ऑफ यहां पे बनता नजर आया। तो एग्जैक्टली हुआ क्या भाई? 20 जून को यूएस का साइक्लोन क्लास पेट्रोल शिप यूएसएस सिरोको और स्पिरिट क्लास एक्सपेडिशनरी फास्ट ट्रांसपोर्ट यूएसएनएस चॉकटॉय कॉन्टू ये पर्शियन गल्फ में थे। अब इनके पास पहुंच गई 3 फास्ट ईरानियन बोट्स। ये जो 3 फास्ट ईरानियन बोट्स थी ये बहुत तेजी से यूएस के वॉरशिप्स की तरफ आ रही थी। ये जो ईरानियन बोट थी ये हाई स्पीड गॉड बॉग गैमर क्लास की थी। तब जैसे ही सिरोको की तरफ ये बोट्स आ रही थी तो हवा में शॉट्स फायर किए गए। अब दिन का समय था तो वो दिखाई तो नहीं पड़े ये हाई स्पीड बोट्स को, लेकिन हाँ आवाज जरूर आई होगी। और एकदम से हाई स्पीड बोट आती नहीं, कुछ बोट्स टर्न कर गई और कुछ यहाँ पे जो यूएस का वॉरशिप था इसको बगल से क्रॉस करके निकल गई। तो एकदम से डिस्ट्रस्ट का माहौल होता है ना कि भाई इस स्पीड बोट के अंदर बम तो नहीं है, कहीं हमारी तरफ तो नहीं आ रही है। तो ओवरऑल यूएस की जो वॉरशिप्स थे वो हवाई शॉट्स मार रहे थे, अलग अलग सिग्नल्स के थ्रू बोल रहे थे कि वापस लौट जाओ, साइड हो जाओ। मतलब आप कह सकते हो एक प्रकार का स्टैंड ऑफ था। एकदम से चीजें बिगड़ सकती थी अगर कोई भी पार्टी यहाँ पे दूसरी पार्टी की तरफ अटैक कर देती या फिर कोई मिसाइल या गोली वगैरह चला देती तो प्रॉब्लम हो सकती थी यहाँ पे। जब आप समझिए इस पर्टिकुलर इवेंट की अच्छी खासी कवरेज हो रही है, लेकिन 4 मार्च को एक और इंसिडेंट हुआ था। 4 मार्च को ईरान की जो 3 गार्ड शिप्स थी वो यूएस नेवी के जो वेसल है जिसका नाम था यूएससीजीसी रॉबर्ट गोल्डमैन, इसके 25 यार्ड 22 मीटर तक पास पहुंच गई थी। तो ये वो वाला जो इंसिडेंट था ना 4 मार्च वाला, वो अभी 20 जून के इंसिडेंट से ज्यादा खतरनाक था, लेकिन उस इंसिडेंट की मीडिया रिपोर्टिंग ज्यादा नहीं हुई थी। यूएस नेवी की ने उस इंसिडेंट की रिपोर्ट्स को रिलीज नहीं किया था। उसका रीजन ये था कि वियना में बात चल रही थी
उस समय पे थोड़ी इस बात की आशा थी कि ईरान और यूएस और बाकी पार्टनर्स के बीच में जो न्यूक्लियर डील है वो साइन हो सकती है, इसलिए उस समय पे इस इवेंट को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, इसको चुपचाप रखा गया ताकि ओवरऑल शायद एक डील साइन हो जाए। लेकिन आज की डेट में 20 जून एज ऑफ 22 जून ये डील ऑलमोस्ट गई गांव से, ऐसा लग रहा है। मतलब ये जो ओवरऑल वियना में जो बातचीत चल रही थी ईरान और बाकी न्यूक्लियर पावर्स की कि हाँ भाई एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन साइन कर लेते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, इस डील का साइन हो पाना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तो अब राइवलरी ओपन में आ रही है, ठीक है ना, और ये एक अच्छा साइन नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। लेट्स सी क्या निकल के आता है। ईरान की बात की जाए तो ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान बहुत तेजी से न्यूक्लियर फ्यूल इनरिचमेंट कर रहा है। डील की बात करें तो 2015 में एक न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, 3 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला। 2018 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पागलों की तरह इस डील को विड्रॉ कर लिया, वो डील ब्रेक डाउन कर गई। अब उस डील के कोलैप्स के बाद से ईरान बहुत तेजी से एडवांस सेंट्रीफ्यूज चला रहा है, अपने जो इनरिच्ड यूरेनियम के जो स्टॉक पाइल है ना इसको बढ़ा रहा है। इनफैक्ट अपनी फैसिलिटीज में से ईरान ने 27 सर्विलेंस कैमरा जो कि यूएन की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने लगाए थे वो भी यहाँ पे ईरान ने निकाल दिए। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बोला कि ईरान तो भाई बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पे कोऑपरेट नहीं कर रहा है। फिर सुनने में ऐसा आ रहा है, आईएईए के इंस्पेक्टर्स का बोलना है कि ईरान यूरेनियम को एनरिच कर रहा है 166 एडवांस्ड IR-6 सेंट्रीफ्यूज में, कहां पे, अपनी अंडरग्राउंड फोर्डो फैसिलिटी में। ये जो अंडरग्राउंड फोर्डो फैसिलिटी है ये तेहरान के 90 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। अभी तक जो पिछली न्यूज निकल के आई थी कि ईरान ने 20% एनरिचमेंट कर लिया, जबकि कम से कम 90% करना है वेपन्स ग्रेड में पहुंचने में। अभी सेकेंड कैस्केड में ओवरऑल किस लेवल का एनरिचमेंट ईरान कर रहा है इसके बारे में जानकारी है नहीं। जो कुछ भी हो रहा है ये फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में हो रहा है। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी चारों तरफ से माउंटेन से घिरी हुई है, यहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और बहुत सारे फोर्टिफिकेशंस लगाए गए हैं कि कल की डेट में यूएस या इजराइल कोई अटैक करता है तो उसको कैसे काउंटर करना है। ये जो फोर्डो फैसिलिटी है 1 फुटबॉल फील्ड जितनी लंबी है, 3000 सेंट्रीफ्यूजेस यहाँ पे बड़े आराम से आ सकते हैं। बट इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कुछ ऐसी है कि यूएस को हमेशा इस पे डाउट रहेगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कांड हो रहा है। और 2009 में यहाँ पे ऑलरेडी इनरिचमेंट कर रहा था ईरान, ये बात यूएस को पता थी। बाद में 2015 की डील के बाद बंद हो गया, अब फिर से शुरू हो गया। ठीक है, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल लिस्ट में न्यूज काम आएगी। फिर भाई फेसबुक और यूएस ने मिलके एक डील साइन की है कि जो डिस्क्रिमिनेटरी हाउसिंग एड्स हैं इसको बंद करो। वैसे तो मैं बता दूं कि 2019 में भी फेसबुक के ऊपर कुछ सेटलमेंट लगाए गए थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। जस्टिस डिपार्टमेंट ने बोला था कि 2019 में जो फेसबुक के साथ सेटलमेंट हुआ था उसमें पोटेंशियली डिस्क्रिमिनेटरी टारगेटिंग ऑप्शंस, ये जो फेसबुक के एड्स थे जो डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से लोगों को टारगेट करते थे मशीन लर्निंग का प्रयोग करके, इनको रोका गया था फेसबुक की तरफ से। मतलब फेसबुक ने ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर में, क्रेडिट सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट के एड्स में, ओवरऑल यहां पे इसके ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। मतलब ऐसा बोला जा रहा था कि फेसबुक डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से एड चलाने की परमिशन देता है। मतलब अगर आप फेसबुक में एक एडवर्टाइजर हो, बेसिकली आप एक पब्लिशर हो और अपना एड चलाना चाहते हो फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक आपको इस बात की भी सहूलियत दे देगा कि आप किसी व्हाइट आदमी को टारगेट कर लो, किसी ब्लैक आदमी को टारगेट कर लो। ओवरऑल रेशियल सेग्रीगेशन, फीमेल सेग्रीगेशन, ठीक है ना, क्लास सेग्रीगेशन, इस सब चीजों की, रिलीजन सेग्रीगेशन, इस सब चीजों की परमिशन फेसबुक ने दे रखी थी जो कि गलत थी। तो 2019 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फेसबुक के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। उन रिस्ट्रिक्शंस को कहीं हद तक फेसबुक ने माना, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस को फेसबुक ने नहीं माना। फेसबुक डिस्क्रिमिनेटरी हाउसिंग एडवर्टीजमेंट चला रहा है। मतलब अगर आप एक व्हाइट हो तो आप एक ऐसी कॉलोनी में घर ले सकते हो जहां पे सिर्फ व्हाइट रहते हैं, ब्लैक हो तो एक ऐसी कॉलोनी में घर ले सकते हो जहां पे केवल ब्लैक रहते हैं। अब ये रेशियल प्रोफाइलिंग है। इसी पर यही प्रोफाइलिंग जेंडर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेशियस के आधार पर अपने हाउसिंग एड्स के थ्रू करता है फेसबुक। ये इल्जाम लगाया है यूएस गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने। तो फाइनली जब ये मैटर आप समझ लीजिए कोर्ट में पहुंचा तो यहां पे मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, और ये बोला है कि नहीं भाई ठीक है, हम यहां पे अपने एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन को रोकेंगे, फेयर हाउसिंग एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से ही हम अपने एड यहां पे सर्व करेंगे। रेशियल जो प्रोफाइलिंग होती है एड्स में इसको हम रोकेंगे। जैसे ही ये डील साइन हुई वैसे यूएस अटॉर्नी डैमियन विलियम्स का बोलना है कि ग्राउंड ब्रेकिंग डील है, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल क्रिस्टन क्लार्क का बोलना है कि हिस्टोरिक है। इस तरीके की बातें यहां पे बोली जा रही हैं। ओके भाई, फेसबुक की टेक्नोलॉजी ने पहले भी फेयर हाउसिंग एक्ट को वायलेट किया। फेसबुक गूगल के
जो एग्जीक्यूटिव है उनको अक्सर कर बुला के गरियाया जाता है सेनेट में यूएस के अंदर। और फेसबुक के ये जो डिस्क्रिमिनेटरी एल्गोरिदम है, फेयर हाउसिंग एक्ट को वायलेट करने वाली, इसमें हाउसिंग एक्ट्स को गलत तरीके से, डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से टारगेट करता है कौन? फेसबुक। इसको यहाँ पे रोक लगाया गया है। एक्चुअली में फेसबुक के पास एक टूल है जिसका नाम है लुक अलाइक ऑडियंस। इस लुक अलाइक ऑडियंस के थ्रू रेस, सेक्स और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर रेशियल प्रोफाइलिंग करके एड्स की टारगेटिंग करता है फेसबुक। ओके, इस चीज को यहाँ पे रोका गया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के स्टेटमेंट्स के हिसाब से। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज और रोल ऑफ सोशल मीडिया में न्यूज आपको काम आएगी। फिर बात करते हैं भाई किसकी? EU2 ग्रांट। एक मिनट जरा, मैं EU2 ग्रांट कैंडिडेट स्टेटस टू यूक्रेन। देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि जो 27 नेशन का ये जो ब्लॉक है आपका यूरोपियन यूनियन, शायद यूक्रेन को एक कैंडिडेट स्टेटस दे दे। देखिए, कैंडिडेट स्टेटस का मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन गया। कैंडिडेट स्टेटस का मतलब ये है कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के एक स्टेप पास आ गया। देखिए, बहुत से नेशंस हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जो कि इस बात पे फोकस मान रहे हैं कि हाँ भाई, यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में आने दिया जाना चाहिए। ठीक है, यूक्रेन और उसके साथ साथ मोल्दोवा को भी। तो अब यूरोपियन यूनियन में आने से पहले जो फर्स्ट स्टेज है वो है कैंडिडेट स्टेटस। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन आएगा तो यूरोपियन यूनियन की टर्म्स एंड कंडीशंस को यूक्रेन को मानना पड़ेगा। तो यूरोपियन यूनियन यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर कंडीशंस लगाएगा कि आप जुडिशियल रिफॉर्म्स करिए, आप करप्शन को टैकल करिए, और इसके बाद कैंडिडेट स्टेटस दिया जाएगा। फिर इसके बाद फॉर्मल एंट्री के नेगोशिएशंस यहाँ पे चालू होंगे। बहुत सी कंडीशंस यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के द्वारा इंपोज की जाएंगी यूक्रेन और मोल्दोवा के ऊपर, इससे पहले कि वो मेंबर बनाए जा सके। ये जो नेगोशिएशन है ये 5 से 10 साल चल सकते हैं, डेकेड्स तक भी चल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जो यूरोपियन यूनियन के जो कैंडिडेट कंट्री वाला जो स्टेटस है ना, ये तब दिया जाता है जब कोई कंट्री अप्लाई करे और उसके बाद जो यूरोपियन काउंसिल है वो डिसीजन ले। यूरोपियन काउंसिल यूरोपियन कमीशन की रिकमेंडेशंस और ओपिनियन के हिसाब से इस बात के ऊपर डिसीजन लेगी कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को कैंडिडेट कंट्री स्टेटस देना है कि नहीं देना है। और एक बार कैंडिडेट कंट्री स्टेटस मिल गया, उसके बाद डिटेल में इस चीज के ऊपर नेगोशिएशंस होगा कि इसको फुल टाइम यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। फिर यूरोपियन यूनियन की जो भी टर्म्स और ट्रेड की प्रैक्टिसेस हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस के नॉर्म्स हैं, उनको यूक्रेन को फुलफिल करना पड़ेगा परमानेंट मेंबर बनने से पहले। और ये प्रोसेस लंबा है, कम से कम 5 से 10 साल लंबा ये प्रोसेस है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज और रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। तो आज की डेट में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो। अपने व्यू पर नीचे कमेंट बॉक्स में देख जाइएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप आपको मजा आया हो वीडियो सुनकर। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।